नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। हर महीने रसोई गैस की कीमत बढ़ाने का संसद में विरोध, विपक्ष ने बताया जन विरोधी। सरकार ने कहा यूपीए का था फैसला। राज्यसभा चुनाव में नोटा के विकल्प पर कांग्रेस का ऐतराज, चुनाव आयोग में शिकायत, सिर्फ प्रत्यक्ष चुनाव में इस्तेमाल की दलील। राज्यसभा में सांसदों की गैरहाजिरी पर बीजेपी अध्यक्ष नाराज, गलती न दोहराने की हिदायत, संसद में मौजूद दिए निर्देश। घाटी में लश्कर शीर्ष कमांडर अबू दुजाना समेत 2 आतंकी ढेर, अफवाहों पर रोक लगाने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद, विरोध प्रदर्शन के दौरान एक की मौत। प्रधानमंत्री ने की पूर्वोत्तर में बाढ़ की समीक्षा, 2350 करोड़ की मदद का ऐलान, ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने के लिए 100 करोड़ का कोष। और आइए देखते हैं पहली खबर। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने 4 रुपए बढ़ाने का मुद्दा आज संसद में उठा। राज्यसभा में विपक्ष ने इसे गरीबों के साथ अन्याय बताया तो सरकार ने कहा कि फैसला पिछली यूपीए सरकार ने लिया था और इस वजह से शून्यकाल के दौरान कार्यवाही में बाधा भी आई। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस लेने की मांग की। शून्यकाल के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने यह मसला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रसोई गैस पर सब्सिडी देने के वादे से पीछे हट रही है। The oil prices internationally have come down from $111 to $48. So my question to this government, sir, when they make these promises, why don't they fulfill these promises? नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और दूसरे दलों के सांसदों ने भी सरकार के फैसले को जन विरोधी बताया। सस्ते दामों पर आपको क्रूड ऑयल और गैस मिलता है और उसके बाद इतने टैक्सेस लगाते हैं, गरीब की कमर। Okay, now crores of people have voluntarily given up their buying of gas cylinders and the subsidy, and that has been transferred to the poor. And now you are charging 4 rupees per month every month, and that will go and you are burdening that poor. पेट्रोलियम के पदार्थों में दुनिया में इतना कम हो गया, यहाँ बढ़ता जा रहा है। सब्सिडी आप पूरी 2 साल में खत्म कर देंगे गरीबों की। बाहर अनाउंस किया, ये बिल्कुल ही गलत परंपरा है। इतना बड़ा बोझ जनता पर डालने के बाद बाहर डालेंगे आप, ये तेल के ऊपर सरकार चलाएंगे क्या आप? पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष के आरोप खारिज किए। उन्होंने कहा कि ये फैसला यूपीए सरकार के दौरान जून 2010 में हुआ था। कांग्रेस की निर्णय उन दिनों में यूपीए सरकार की निर्णय हमारे सामने है। उसी निर्णय में उन्होंने 35 रुपया एक मुफ्त में उठाए थे, बढ़ाए थे। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, देश में 14 करोड़ एलपीजी ग्राहक थे, जो आज बढ़कर 21 करोड़ हुए हैं। लोकसभा में कांग्रेस, टीएमसी और सीपीएम समेत अन्य दलों ने सरकार को घेरा। विपक्ष का आरोप था कि जब कच्चे तेल के दाम कम हैं, तो दाम बढ़ाने की क्या जरूरत है। इस मसले पर विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। Crude oil price has come down drastically. What justification has the government for doing these things? Therefore, it is actually against the common people. So the government should withdraw it immediately. Gradually, the abolition of the total subsidy will cost tremendously, causing difficulties to the common people of the country. Yes. And we protest this initiative of the government. This government is imposing burden upon the people, withdrawing the entire subsidy without informing the people of this country. Yes. So I need and I urge upon the government to withdraw the order with immediate effect. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि जुलाई से अगले मार्च तक हर महीने सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 4 रुपए महीना बढ़ाने का फैसला किया गया है। अभी हर परिवार को 1 साल में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर मिलते हैं। कृति मिश्रा के साथ रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी।
और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान आउटलुक हिंदी के एडिटर हरवीर सिंह है। हरवीर, स्वागत है आपका। हरवीर, रसोई गैस को लेकर जो फैसला सरकार का है, सबसे पहले तो क्या इसका मकसद दिखता है सब्सिडी को ख़त्म करने के पीछे और जो दलील है? एक्चुअली देखिए, दो तरीके का ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को और फिस्कल मैनेजमेंट को लेकर के लोग बात करते हैं। एक तो है कि वेलफेयर स्टेट है, ज़रूरतमंदों को आपको मदद करनी है। दूसरा है कि सब्सिडी एक बुराई है। इस फैसले के पीछे साफ साफ नज़र आता है कि उनको लगता है कि सब्सिडी एक बुराई है। तो अब सवाल ये है कि अगर सब्सिडी बुराई है तो फिर उस वर्ग का क्या होगा जिसको आपको मदद करनी है। दूसरे, ये जो 4 रुपया महीना बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इससे तो सब्सिडी खत्म होने वाली नहीं है। एक पहलू ये भी है। दूसरा ये कि आपने एक ग्रेजुअली कहा कि गिव अप करके बात हुई कि गिव इट अप करके हुआ कि साहब जो अमीर लोग हैं, जो छोड़ दें उसको, जो ज़रूरतमंद नहीं है, जो अपना जीवन अपने हिसाब से चला सकते हैं, वो छोड़ दें, जिससे हम गरीबों को दें। अब बड़े पैमाने पे करोड़ों कनेक्शन आपने गरीबों को दे दिए। आप इसका देखिए कि आपने जो वेल ऑफ थे उनको कहा कि आप सब्सिडी छोड़ दीजिए, हम गरीबों को देंगे। अब आप उन गरीबों को जिनकी औकात एक कनेक्शन लेने की नहीं थी, अब कहते हैं उनसे भी सब्सिडी खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब उनको आप उसी पाले में लेकर के आ रहे हो जिन्होंने सब्सिडी छोड़ी थी, बराबर कर। तो ये एक इतना विरोधाभासी कदम है। और इसमें क्या है कि एक आप थ्योरी चलाना चाहते हैं कि ग्रेजुअली आप चीज़ों को बढ़ाते जाइए और फिर सब्सिडी ख़त्म कर दिए। इसमें पॉइंट ये आता है कि जो सरकार के पास जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उनका आप क्या करना चाहते हैं। आप सड़क टोल से बनाना चाहते हैं, एजुकेशन आपने सब छोड़ दिया, बुरा हाल है, वो आदमी अपना खर्चा करे, स्वास्थ्य पे वो अपना खर्चा करे, और जो आप इतना बड़ा जो इकट्ठा करते हैं पैसा पब्लिक से और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए, उसका आप क्या करना चाहते हैं। तो अगर आप समाज के सब, अब तो आप यही कह रहे हैं ना कि जब करोड़ों लोग उससे बाहर आ गए तो जो कमजोर, उनकी तादाद बढ़ रही है जो कमजोर है, और कमजोरों को आप कहते हैं कि आप सब्सिडी इन पे भी खत्म कर दीजिएगा। तो ये मेरी समझ नहीं आ रहा कि ये अचानक ये कहाँ से ये इस तरीके की थ्योरीज निकल रही हैं कि अब 4 रुपया महीना बढ़ा देंगे और ये सब कर देंगे। आई डोंट सी एनी मेरिट। क्या कोई ऐसा प्रेशर है या फिर आर्थिक बोझ दिखता है, सब्सिडी इतनी ज़्यादा है एलपीजी में कि सरकार उसको वहन नहीं कर सकती? देखिए, एक टाइम था कि आपका जो पेट्रोलियम सब्सिडीज थी वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा को पार करती थी, लेकिन इधर जिस तरीके से आपका ये क्रूड के प्राइसेस नीचे आए हैं, वो 115-20 डॉलर तक क्रूड था एक टाइम पे, और सरकार को डीजल पेट्रोल पे भी सब पे सब्सिडी देनी होती थी। आपने डीजल पे सब्सिडी खत्म कर दी, पेट्रोल पे सब्सिडी खत्म कर दी, ऊपर से आपने जो एक्साइज और ये सब बढ़ाया, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, उससे आपको लाखों करोड़ रुपया आपके खजाने में चला गया। तो एक विंडफॉल था इस गवर्नमेंट के लिए, करीब 3-3.5 लाख करोड़ का 2 साल में। तो सब्सिडी तो अब कुछ बची नहीं है, केरोसिन को भी आप धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो की सब्सिडी है, और अगर वो चल रही है तो आपको इसमें इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप अचानक कोई फार्मूला निकाल के आ जाए। एक्चुअली ये सब कुछ जो है ना शशे में करना चाहते हैं, 2 रुपये में ये करेंगे, 12 रुपये में ये करेंगे, 4 रुपये में ये करेंगे। तो इससे एक तो चीज़ लगती है कि आपका जो पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं आप पीस मिल में करने जा रहे हैं। तो या तो फिर आप एक झटके में ही कह दो कि साहब सिलेंडर पर जो सब्सिडी मिलती है हम उसको ख़त्म कर देते हैं। और जो आंकड़ा है कि करीब 18.11 करोड़ कस्टमर सब्सिडाइज एलपीजी के हैं फिलहाल, और सरकार असल में क्या, जो आपने कहा कि जो सोशल सेक्टर था, जो गरीब के साथ सरकार उसकी मदद के लिए खड़ी होती थी, एक में कहा जाता था कि एक राजधर्म है तरीके से, क्या उससे उलट दूसरी पॉलिसी की तरफ कुछ बदलाव या बढ़ती दिख रही है? नहीं, मैं यही जो ये कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें अपने आप में, इसीलिए मैं कह रहा था कि आपने लगातार कैंपेन चलाया, करोड़ों रुपया खर्च किए विज्ञापनों पे कि अमीर छोड़े और जो गरीब महिलाएं हैं उनको उनके घर में स्वच्छ ईंधन जाए। तो जो पहले से गरीब है आपको उसकी मदद जारी रखनी है, या आप उसको जिन लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है उनके बराबर लाना चाहते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा विरोधाभास है। कल को अगर ये क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो आपका 4 रुपये का फॉर्मूला फेल हो जाएगा।
आप ये भी देखें ना, बिकॉज ये एक बड़ा डायनेमिक प्राइसिंग है और ये कोई ऐसी प्राइसिंग नहीं है जिसके ऊपर हम लोग के बैंक का इंटरेस्ट रेट है, आरबीआई ने पॉलिसी रेट फिक्स किया हुआ है, उससे ऊपर नीचे नहीं होगा। ये तो हमारे हाथ में ही नहीं, हम अपना 75-80% जो पेट्रोलियम रिक्वायरमेंट है वो तो हम इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। तो उसमें जो दुनिया के बड़े प्रोड्यूसर हैं उनके यहाँ क्या परिस्थिति है, वो किस तरीके से दाम चलाते हैं, दूसरे फिर जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या हैं, कहीं कोई ज़रा सा टेंशन होता है तो कई डॉलर क्रूड प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। तो ये इतने सारे पहलू हैं इसमें, तो उसमें आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि 4-4 रुपये करके आप सब्सिडी ख़त्म कर देंगे। और मुझे नहीं लगता कि जो अगर मान लिया जुलाई से मार्च तक आप लगाएंगे भी तो कितने महीने बैठते हैं जो है, तो ये 30-35 रुपये में क्या सब्सिडी खत्म हो रही है क्या? तो फिर भी जारी रहेगी। तो बेसिकली क्या है कि ऐसा कोई कदम का कोई अभी इस मोमेंट पर कोई मेरिट समझ नहीं आता, नहीं समझ में रही। एक आखिरी सवाल इसको लेकर, जिस तरीके की राजनीति हो रही है और सरकार ने आज जो पेपर दिखाए सदन के अंदर, कहा कि भाई ये काम तो पिछली सरकार ने कर दिया था और इसलिए विरोध का हक नहीं बनता है। क्या एक माना जाए कि सत्ता में जो भी दल था इससे पहले और जो वर्तमान है, एक ही नीतियां कमोबेश आगे बढ़ती दिख रही हैं? नहीं, पॉलिसी तो इकोनॉमिक पॉलिसीज तो लगभग कंटिन्यूटी है, लेकिन ये कोई सवाल नहीं है। आप ये बताइए कि पिछली गवर्नमेंट ने ये किया था कि डीजल के ऊपर दाम बढ़ाना शुरू किया था, पेट्रोल के ऊपर बढ़ाना शुरू किया था ग्रेजुअली, और वो तो वाइप आउट सब्सिडी उसमें से ख़त्म हो गई है। अब ये एलपीजी का जो आप इतने 3-3.25 साल के बाद आप कह रहे हो, अरे उस सरकार ने जो फैसले किए थे वो आपके ऊपर कोई बंदिश तो है नहीं, कोई संविधान संशोधन तो वो कर नहीं गए थे कि उन्होंने जो किया आप भी करेंगे। उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए थे। आप ये भी कह सकते हैं उनके टाइम में क्या क्या घोटाले हुए तो उनको जाना पड़ा, पब्लिक ने उनको नकार दिया। तो ये कोई एक्चुअली ये कोई तरीका भी नहीं है कि फेस सेविंग के लिए आप ये कहते रहे उन्होंने ये किया था, ये उनका फैसला था, हम लागू कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ इवन आपका जो ये पेट्रोल डीजल का जो ये था प्राइसिंग को फ्री करने का और मार्केट से लिंक करने का, ये फैसला तो हुआ था यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट में, देवगौड़ा और जब गुजराल की सरकार थी। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई, शुरू में तो प्राइसेस नीचे गई काफी, उस वक्त $20-25 पे था प्राइसेस, लेकिन लगी तो आपने उसको रोक दिया। फिर उसके अगली सरकार ने भी अपनी उस पर एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस इनडायरेक्टली ये रखा। तो एक तरीके से ये कहें कि ये तो और अच्छा है उनके लिए क्योंकि यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को तो लेफ्ट भी सपोर्ट कर रहा था, तो लेफ्ट वालों को भी कोई विरोध करने का अधिकार नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत ही यूजलेस आर्ग्यूमेंट है, मेरा ये मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। यदि पहली खबर छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़, सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार, ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। विपक्ष ने राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल पर मंगलवार को सदन में विरोध जताया। विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग के कदम को संवैधानिक वैधता पर भी सवाल खड़े कर दिए। इस पर सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में नोटा का प्रावधान करने के लिए कहा गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है। पार्टी का कहना है कि सिर्फ प्रत्यक्ष मतदान में ही इस प्रावधान का उपयोग हो सकता है। प्रश्नकाल की शुरुआत होते ही कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने राज्यसभा चुनावों में विधायकों को नोटा का विकल्प देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये फैसला संविधान या कानून में संशोधन के बिना चुनाव आयोग के निर्देश पर लिया गया है। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने इसे गंभीर मसला बताया। Sir, it vitiates the election. Constitution has not been amended. Representation of People Act has not been amended. Nota has been introduced. Supreme Court cannot, unless and until the Constitution is amended, this is the Council of States. ये बड़ा बहुत ही सीरियस है, ये पूरे देश के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ गुजरात के लिए ही है। आप गुजरात का, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो और देश का अलग बन गया।
बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा और समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग के फैसले की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए। Election Commission, if issues an executive order under 324, which is unconstitutional against 10th schedule, it cannot go beyond 10th schedule. क्या ये गवर्नमेंट का कोई देखिए, all candidates are the same. Procedure is the same. चुनाव अवैध हो जाए। नेता सदन ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप बताया। Is that there was a judgment of the Supreme Court. The Election Commission, pursuant to that judgment, has issued some notification under Article 324. Article 324 covers all elections in this country. सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सदन को भरोसा दिलाया कि इस मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रखने की अपील की। If it relates to any default or any aspect which involves the Rajya Sabha, then we will look into it. That's all. विपक्ष इन आश्वासनों से संतुष्ट नहीं हुआ। लगातार विरोध के बीच सदन की कार्यवाही पहले 10 मिनट के लिए और फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया है। चर्चा का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सांसदों को भरोसा दिया कि बिल के जरिए शिक्षकों को न सिर्फ ट्रेनिंग दी जाएगी बल्कि सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन में सुधार भी लाया जाएगा। देश में इस वक्त प्राथमिक स्तर के सरकारी और निजी स्कूलों में 7.5 लाख शिक्षक ट्रेंड नहीं है। बिल में प्रावधान है कि अब 2019 तक ट्रेनिंग लेना होगा और विधेयक को लोकसभा की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। लोकसभा ने आज वर्ष 2017-18 के लिए अनुपूरक मांगों को पारित कर दिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी के बावजूद विकास दर अच्छी रही है। उन्होंने बताया कि इस कदम से आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसने में मदद मिली है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी का फायदा भी अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं कह रही। आपके देश के जितने इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं, इंडिया टुडे चैनल ने इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया और उस इन्वेस्टिगेशन में उनके पूरे उन्होंने बयान दिखलाए कि किस प्रकार से वो पैसा आकर स्टोन थ्रोइंग एजिटेशन के लिए एक एक बड़ा नोट बांटा करते थे। द स्क्वीज ऑन टेररिस्ट फंडिंग इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्यसभा में सोमवार को कई बीजेपी सांसदों के गैरहाजिर रहने को गंभीरता से लिया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने ऐसा फिर न करने की चेतावनी दी। पीटीआई के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष ने अनुपस्थित सांसदों से स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया। अमित शाह ने पार्टी सांसदों से दोनों सदनों में मौजूद रहने को भी कहा। दरअसल सोमवार को राज्यसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर पक्ष के संशोधन बहुमत से पारित हो गए और सदन में बीजेपी के कई सदस्य अनुपस्थित थे। जो सदस्य अनुपस्थित रहे इसके बारे में माननीय अध्यक्ष ने कहा हम गंभीरता से लिया है। जो गैर हाजिर सदस्य थे उनसे बात करेंगे, ऐसे उन्होंने कहा। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर मौका परस्त होने का आरोप लगाया है। आज पटना में उन्होंने नीतीश कुमार के सवालों का जवाब दिया। वहीं नीतीश से नाराज चल रहे शरद यादव 5 अगस्त से बिहार दौरे पर होंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट नीतीश कुमार की विधान परिषद की सदस्यता खत्म करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। याचिका में आरोप है कि नीतीश कुमार ने एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई थी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सवालों और आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने नीतीश कुमार पर मौकापरस्त होने का आरोप लगाया। भारत के इतिहास में ये पहले नेता हैं पलटू राम नीतीश, कि मास का नेता है, जात के नेता नहीं है। अब पूर्वी सम्मेलन में क्यों गया था गांधी मैदान में? सोमवार को ही नीतीश कुमार ने भी मीडिया के सामने आकर महागठबंधन से नाता तोड़ने और बीजेपी के साथ सरकार बनाने की वजह गिनाई थी। उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बालू माफिया से आरजेडी की सांठगांठ का आरोप लगाया है।
लालू के व्यापार में जुड़े जो माफिया हैं वो किस तरह से लालू के परिवार को मदद कर रहे थे, लालू जी का किस तरह से उनको वरदहस्त प्राप्त है और किस तरह से वो लालू परिवार के व्यापार में पूंजी निवेश कर रहे थे। उधर नीतीश कुमार से नाराज जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव 5 अगस्त से बिहार के दौरे पर जाएंगे। वो 19 अगस्त को पटना में नीतीश कुमार की ओर से पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होकर अपनी बात कहेंगे और 27 अगस्त को पटना में ही लालू यादव की रैली को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले 17 अगस्त को दिल्ली में सभी गैर बीजेपी दलों का सम्मेलन बुलाया है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज लखनऊ में अमेठी के किसानों से मुलाकात की। इन किसानों की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए अधिग्रहित की गई है। बाद में राहुल गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अधिकारियों से मुलाकात की। जगदीशपुर ब्लॉक के कथोरा ग्राम सभा में सड़क चौड़ा करने का काम हो रहा है और किसानों का आरोप है कि ये काम 1 साल से चल रहा है, लेकिन 3 दिन पहले ही NHAI ने उनके घरों को गिराना शुरू कर दिया। किसानों ने अब तक मुआवजा न मिलने का भी आरोप लगाया है। लोगों की ज़मीन ली जा रही है, सही प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जा रहा है, तो हमने ये मुद्दा उठाया नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ और काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि वो जाके देखेंगे और अगर इस बात को ठीक कर सकें तो वो कर देंगे। भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर में आज बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में लश्कर के कमांडर और 10 लाख के इनामी अबू दुजाना को मार गिराया। इसके अलावा एक और आतंकी आरिफ ललहारी भी मारा गया। वहीं पत्थरबाजी कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। सुरक्षा बलों को पुलवामा के हाकरीपोरा गांव में लश्कर के कमांडर अबू दुजाना और दूसरे आतंकियों के छिपे होने की पुख्ता खबर मिली। इसके बाद मंगलवार तड़के इलाके की घेराबंदी की गई। आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी मारे गए। दूसरा आतंकी आरिफ ललहारी कश्मीर का रहने वाला है। 2 terrorists have been killed. This includes Abu Dujana, the Lashkar-e-Toiba chief for Kashmir, a category A++ terrorist. The leadership of Lashkar-e-Toiba has been affected, and we of course will now keep hunting for the other leaders in this area, and our aim is to keep clearing them out as soon as possible. पाकिस्तानी नागरिक अबू दुजाना घाटी में लश्कर का शीर्ष कमांडर था। उस पर 10 लाख का इनाम था। वो सुरक्षा बलों पर हमले समेत कई आतंकी घटनाओं में शामिल था। सुरक्षा बलों ने पहले भी कई बार उसकी घेराबंदी की थी, लेकिन वो चकमा देने में कामयाब हो गया था। मौके से मिले उसके फोन से उसकी लोकेशन और मूवमेंट का पता चल गया। We had information about presence of 2 LET terrorists in Hakripura village, Pulwama, and the JNK police and security forces together cordoned the house, and the inmates were asked to come out, and the encounter has started. ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की। हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फायरिंग की गई। इसमें एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। IG मुनीर खान ने कहा है कि आतंक के खात्मे के लिए अभियान जारी रहेगा। Pelting or no pelting, disruptions or no disruptions, the operations will go on. Whenever we get information of militants, armed militants rather, in a house or in any area, the operations are to be launched. बुरहान वानी के केस से सबक लेते हुए इस बार काउंटर के बाद कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जिससे अफवाह और प्रदर्शन से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बाढ़ की मार झेल रहे पूर्वोत्तर राज्यों के हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री आज असम पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 2350 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बाढ़ पीड़ित पूर्वोत्तर में हालात का जायजा लिया। उन्होंने गुवाहाटी में मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने उन्हें बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों को 2350 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। इनमें 2000 करोड़ रुपए राहत और बचाव के लिए हैं। इनमें से 250 करोड़ रुपए तुरंत जारी किए गए हैं। ये रकम जून में दी गई 300 करोड़ रुपए की रकम के अतिरिक्त है। 100 करोड़ रुपए से एक कोष बनेगा जो हर साल ब्रह्मपुत्र नदी से आने वाली बाढ़ रोकने के लिए रिसर्च पर खर्च होगा।
असम, अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों को बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। अकेले असम में 80 लोगों की मौत हो चुकी है। असम सरकार, नागालैंड सरकार, अरुणाचल सरकार और मणिपुर सरकार चारिओখন सरकाৰৰ সৈতে পৃথকে পৃথকে বানপানীৰ সমস্যাৰ ওপৰত আলাপ আলোচনা কৰে আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই তেওঁলোকৰ মেমোৰেন্ডামখন অধ্যয়न কৰিছিল। गुजरात में बाढ़ से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। बनासकांठा और पाटन में राहत और बचाव का काम जारी है। बाढ़ के चलते राज्य में अब तक 218 लोग जान गंवा चुके हैं। राज्य में 4.5 लाख लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। राजस्थान में भी राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। राज्य में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शाहिद खाकान अब्बासी को आज पाकिस्तान का अंतरिम प्रधानमंत्री चुन लिया गया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वोटिंग में शाहिद अब्बासी ने विश्वास मत हासिल किया। उनके पक्ष में 221 वोट पड़े। उन्होंने 3 विपक्षी उम्मीदवारों को शिकस्त दी। वो अब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अध्यक्षता में शनिवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बैठक में उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने का फैसला लिया गया था। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।